दोस्तों पिछले दिन हम लोग देखे थे कि नेपोलियन ने हद कर दिया था, लगभग पूरा यूरोप को ही जीत लिया था। उसके बाद भाई कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दिन था 18 जून 1815, 18 जून 1815। इस दिन क्या हुआ जो यार, इस दिन बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। बैटल ऑफ वाटरलू कहाँ है भाई? ये बेल्जियम में है। मैप में फ्रांस के ऊपर ही है बेल्जियम। इसके बाद इसका कहानी तो ख़त्म हुआ। हम लोग को अब इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। बैटल ऑफ वाटरलू हार गया तो बस अब इसका कहानी ख़त्म। अब देखना है कि बैटल ऑफ वाटरलू में जीतने वाले लोग फ्रांस के साथ क्या करते हैं। भैया एक और सवाल उठता है कि फ्रांस में अब कैसा गवर्नमेंट बनेगा? मोनार्की बनेगा या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा? अब क्या गवर्नमेंट बनता है तब यार? इसके बाद ना मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है। 1815 के बाद फ्रांस में जितने भी कंजर्वेटिव्स थे ना, जो लोग राजशाही परिवार में आ जाते थे, वे लोग सत्ता में आ जाते हैं। वे लोग चाहते हैं कि देश में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, देश में चर्च उर्च भी रहे, साथ में सामाजिक भेदभाव भी रहे। ये क्या बात है? हाँ यार, ये लोग भेदभाव ही चाहते थे। फ्रांस में जब लुईस 16 राजा था ना, उस समय फ्रांस का जो हालत था ना, वही हालत ये लोग करना चाहते थे। वैसे भाई बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराने वाले कौन कौन से देश थे? भाई एक देश नहीं, चार देश ने मिलके नेपोलियन को हराया था। चार देश कौन कौन थे? प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। यार ये याद करने का ट्रिक है ना, प्रेब कंट्रीज, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 देश ने मिलके नेपोलियन को कूच डाला था। ये लोग जब नेपोलियन से जीत गए, उसके बाद ये चारों लोग एक जगह पे मीटिंग किए। वो मीटिंग वियना में हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में है। इस मीटिंग का नाम था कांग्रेस ऑफ वियना। कुछ लोग इसे वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। और इस मीटिंग को कराने वाले आदमी का नाम था ड्यूक मेटरनिक, DUKEMATTERNICH। यार ये उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यार चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो ऑस्ट्रिया में ये सब देश लोग आपस में मिले और मीटिंग करके ट्रीटी ऑफ वियना साइन किए। ट्रीटी ऑफ वियना मतलब क्या होता है यार? वियना एक जगह का नाम है और ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट होता है। ये लोग कुछ डिसीजन लिए और उस डिसीजन को मंजूर है कह के उसमें साइन किए। मुंह से बोल देंगे तो हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा, इसलिए साइन कर दिए कि हाँ हम इसको साइन किए हैं, ऐसा कह के हमको मंजूर है। इसी को ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वियना में वे लोग क्या क्या डिसीजन लिए और उस पर साइन किए, चलो फिर उसे जानते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक फ़ोटो दिख रहा होगा, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला डिसीजन वो लोग ये लिए कि जो बर्बन डायनेस्टी था, ये बर्बन डायनेस्टी बीच में कहाँ से आ गया यार? लुईस 16 इसी डायनेस्टी का तो था। लुईस 16 फ्रांस का राजा, याद नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसी डायनेस्टी के किसी आदमी को फ्रांस का राजा बना दिया जाएगा, ऐसा ये लोग डिसीजन ले लिए। उसके बाद ये लोग दूसरा डिसीजन ये लिए कि फ्रांस ने जितना भी जीता था जगह, जितना भी राज्य सबको जीता था, उस सबको वापस कर दिया जाएगा, उस सबको छुड़वा दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग छुड़वा के अपने आप में बांट लिया। उसके बाद ये लोग डिसीजन लिया कि फ्रांस के चारों ओर छोटा छोटा राज्य बना दिया जाए। यार यहाँ पर राज्य क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई उस समय राज्य ही चलाया जाता था, वैसा कंट्री का प्रकोप नहीं था। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उस समय मोनार्की चलता था, राजा का शासन चलता था, तो राजा जितना जगह में शासन करता है उसको राज्य बोला जा रहा है। तो फ्रांस के किनारे किनारे छोटा छोटा राज्य बना दिया गया, ताकि फ्रांस में कोई भी रेवोल्यूशन हो तो सबसे पहले उसके आसपास के राज्य को उसका प्रकोप झेलना पड़े, उसके बाद हमें उसका प्रकोप झेलना पड़े। सीधे हम पे प्रकोप आने से पहले बीच में ये लोग राज्य आ जाएंगे तो हमें थोड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा कह के। जैसे कि यार इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है, तो चाइना जब भी उत्तर प्रदेश पे हमला करना चाहेगा तो सबसे पहले उसे नेपाल पे हमला करना पड़ेगा। तो जब तक वो नेपाल पे हमला करेगा हम लोग रेडी हो जाएंगे लड़ने के लिए। इसी तरीके से फ्रांस के चारों ओर राज्य बना दिए। थोड़ा मोड़ा राज्य को भी देख लेते हैं क्या क्या राज्य बना। देखो भैया, ये फ्रांस है ना, तो इसके ऊपर नीदरलैंड था, तो नीदरलैंड और बेल्जियम 2 राज्य बना दिया गया। ये नीदरलैंड हो गया और ये बेल्जियम हो गया। यही बेल्जियम में बैटल ऑफ वाटरलू है और यहीं पर नेपोलियन हारा था, है ना, याद रखना। ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये फ्रांस है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, फ्रांस के लेफ्ट में ना ओशियन है, समुद्र है, मतलब पूरा पानी पानी है। जैसे हमारे इंडिया के साउथ में पानी है ना, वैसा ही फ्रांस के लेफ्ट में पूरा पानी है। खाली फ्रांस का राइट तरफ में बेल्जियम है। दोस्तों इस मैप में तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्रांस है, उसके बाद ये इटली है। इटली में एक जगह है जेनोआ और एक जगह है पीडीमोंट। तो फ्रांस के बगल वाला ये जिनुआ
और ये पीडीमंट को अलग कर दिया गया। यहाँ पर मैं बोर्ड में भी बना दिया, आराम से समझ सकते हो यार। वो मैप में ना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं बोर्ड में बता देता हूँ। देखो यार, ये प्रसिया है और ये रसिया है ना। प्रसिया को क्या मिला और रसिया को क्या मिला? देखो भाई, प्रसिया के वेस्ट में जो भी जगह है ना, उसको प्रसिया को दे दिया गया। साथ में इसके आसपास भी कुछ जगह था सेक्सोनी का, उसको भी इसको दे दिया गया। उसके बाद रसिया को क्या मिला तब? यार रसिया के बगल में यहाँ पर पोलैंड है, तो पोलैंड को रसिया को दे दिया गया कि जाओ इसको तुम ले लो। तुम लोग हमको लड़ाई को जीतने में मदद किया था, नेपोलियन को हरवाने में मदद किया था, तो लो तब इसको तुम रखो, इसको हम लोग रखते हैं। ऐसा कह के ये लोग बांट ले रहा है। उसके बाद यार रसिया को मिला, प्रसिया को मिला, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को क्या क्या मिला? यार ऑस्ट्रिया के नीचे इटली है ना, तो इटली का कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। इटली इधर पूरा फ्रांस तक सटले है, तो इटली का नॉर्थ पार्ट को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ब्रिटेन ने कुछ नहीं लिया, जाओ मैं संतोष करूंगा। यार फ्रांस के चारों ओर तो यहाँ राज्य बना दिया गया था, तो ये बीच का पार्ट को क्या किया था? बीच का पार्ट क्या है यार? ये जर्मनी है। 39 स्टेट मिलके इतना बड़ा जगह था, बताओ। जर्मनी 39 स्टेट में बटल था। तो भैया ये जर्मनी जैसा था ना, बस वैसा ही छोड़ दिया गया, कुछ नहीं किया गया, जाओ। तो फ्रांस इतना बड़ा जगह को कब्जा किया था, देख सकते हो। तो सबको ये लोग बांट लिया, फ्रांस को खाली छोड़ दिया कि जाओ तुम अलग रहो, और जितना भी तुम कब्जा किया था ना, सबको हम लोग ले लेंगे। यार फ्रांस के लेफ्ट में तो समुद्र है, मतलब समुद्र नहीं, ओशियन है, और फ्रांस के ऊपर भी थोड़ा सा पानी है, उसके ऊपर ब्रिटेन है। तो पानी सबको कैसे बांटेगा? तो पानी सबको छोड़ दिया, जहाँ जहाँ ज़मीन था उसको बांट लिया। अच्छा यार, ये लोग का बांटने का मेन एम क्या था? ये लोग का मेन एम यही था कि फ्रांस में मोनार्की इस्टेब्लिश करना। नेपोलियन ने फ्रांस में जो भी चेंजेस लाए थे ना, सबको ख़त्म करना। और एक एम था, फ्रांस में कोई भी रिवॉल्यूशन हो तो उसका प्रभाव उन पर ना पड़े, कहिए कि उनके चारों ओर, फ्रांस के चारों ओर छोटा छोटा स्टेट को बना दिया गया। फ्रांस के राजा को ये डर था कि फ्रांस में लोग और कोई रिवॉल्यूशन ना ले आए और डेमोक्रेटिक कंट्री का मांग करे, इसलिए इसने दिमाग लगाया। इसने सोचा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई चर्चे नहीं होगा, तो फिर आदमी को पता नहीं चलेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था नहीं हुआ था ये सब। तो इसने जितने भी न्यूज़पेपर, जितने भी म्यूजिक और जितने भी किताब होते हैं और नाटक उटक जो भी चीज़ था ना, सब में सेंसरशिप लगाना चालू किया। सेंसरशिप मतलब भाई न्यूज़पेपर ना लोगों तक पहुंचने से पहले राजा के पास पहुंचता और रिव्यू किया जाता। राजा उसको रिव्यू करता कि न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कोई चीज़ लिखा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब देखता। कहीं पर वैसा लिखल रहता तो बस उसको हटा देता। बुक में भी कहीं पर वैसा लिखल देखता तो बस उसको हटा देता। इसको हटाओ, उसके बाद इसको छापो, नहीं तो छापने ही नहीं देंगे किताब को, ऐसा करके कहता था। लेकिन यार कितनों राजा कोशिश कर लेना, ये लोग एक ना एक बार रिवॉल्यूशन ले ही आएंगे और फ्रांस को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। चलो ना देखते हैं, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। भाई तुम्हें तो पता ही होगा कि फ्रांस में मिडिल क्लास लोग थे जो कि लिबरलिज्म चाहते थे। लिबरलिज्म मतलब आज़ादी। जितने भी मिडिल क्लास के लोग आज़ादी चाहते थे, उन लोग का जो नेशनलिस्ट था वो लोग कहाँ गए? देखो भैया, वे लोग तो अपोज कर रहे थे, लेकिन यार एकदम खुले खुला अपोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि खुले खुला अपोज करोगे तो राजा घेंचा कटवा देगा, मरवा देगा। कहिए कि खुले खुला अपोज नहीं कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, चुपके चुपके अपना काम कर रहे थे। चलो देखते हैं कैसा कैसा काम कर रहे थे। एक आदमी है जिससे पे मजीनी, जो कि इटली का है, ये भी एक नेशनलिस्ट है। ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अपोज करता था। कोई राजा वजा नहीं होना चाहिए, काट देंगे, बहुत अपोज करता। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1807 में हुआ था, जेनोवा नाम के एक जगह में हुआ था। यार उस समय मैं इटली में जेनोवा को बताया था ना मैप में, तो हाँ, तो वहीं पर ये जन्म लिए थे। 1831 में जब इसका उम्र 24 साल था, उस समय इसको बाहर भेज दिया गया रिवॉल्यूशन के लिए। इन्होंने अपना 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाया। सबसे पहला यंग इटली नाम का सीक्रेट सोसाइटी बनाया, जो कि मार्सेलेस में था, और दूसरा यंग यूरोप नाम का सीक्रेट सोसाइटी बनाया, जो कि बर्न में था। राजा लोग ना यार इसको बोलता था कि ये हम लोग का दुश्मन है कह के। चलो यार आज के लिए तो बस इतना ही, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।